नमस्ते भारत। आज फिर हम 24 मई 2020 को एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ, जिस तरह से पिछले विमर्श के दौरान आप लोगों ने मुझे आशीष दिया, हृदय से दिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से जिस नए विषय का चिंतन हम एक दूसरे के बीच कर रहे हैं, जिस बातचीत को हम कर रहे हैं, उसे भी आप हृदय से स्वीकृति देंगे। रोज़ की तरह जिस तरह हम कुछ जानकारियाँ दिन की लाते हैं हर दिन की, तो आज 24 मई के दिन क्या जानकारियाँ महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, आइए उस पर कुछ दृष्टि डालते हैं। 24 मई सन 1920 हमारे देश में मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। 1875 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय एक कॉलेज के नाम से जाना जाता था और उस कॉलेज का नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आज़ादी के बाद यह विश्वविद्यालय उन 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक हुआ जो पहले केंद्रीय 4 विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थापित हुए थे। आज ही के दिन सन 1915 ईस्वी में थॉमस एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। आज ही के दिन 1959 में साम्राज्य दिवस राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से जाना गया। आज ही के दिन सन 1931 ईस्वी में अमेरिका में पहली एयर कंडीशनड यात्री ट्रेन चली और उस चलने के जो स्थान था वो बोल्ट मेयर से ओहिया था। आज ही के दिन 24 मई 2001 को एवरेस्ट में सबसे कम उम्र का पर्वतारोही शिर्पा तेम्बा शेरी ने विजय हासिल की थी। आइए उस नए विषय की ओर आते हैं जिस विषय की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और विषय है राष्ट्र, प्रकृति और विकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति यदि व्याकरणिक दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें या ग्रामर की दृष्टि से देखें, संस्कृत और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो प्र का अर्थ होता है प्रधान, कृति होता है रचना। प्रधान रचना जो मानवता के लिए स्थापित हुई है उसे हम प्रकृति कहते हैं। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र का अर्थ होता है र और अष्ट्र से बनाए ऐसी आभा जो आदि से लेकर अंत तक, अर्थात जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक निरंतर प्रवाहमान चलायमान है। और ये राष्ट्र एक ऐसा सनातन चिंतन है जो मानवीय जीवन को, उसके जीवन जीने की राह दिखाता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की भी अपनी एक प्रकृति होती है और प्रत्येक राष्ट्र की भी अपनी एक प्रकृति होती है। और ये जो प्रकृति है ये जीवमान वस्तु तैयार करती है। हर एक वस्तु का एक अपना आधार रहता है, एक अपनी प्रकृति रहती है। निर्जीव वस्तु की भी अपनी एक प्रकृति होती है। पाषाण को ले लीजिए, उसकी अपनी एक प्रकृति है। सरिता की अपनी एक प्रकृति है। वनस्पति की अपनी एक प्रकृति रही है। पेड़ पौधों की अपनी एक प्रकृति रही है। यहाँ तक कि हमारी जो ऋतुएं हैं उनकी प्रकृति रही है। समय अनुकूल हमारी ये प्रकृतियाँ अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है। इसी तरह मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति रही है। और इस प्रकृति को जीवित रखने के लिए और इस मानवीय प्रकृति को जीवंत रखने के लिए हमें राष्ट्र की प्रकृति से होकर के गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने राष्ट्र की प्रकृति से होकर के गुजरता नहीं, अपनी राष्ट्र की प्रकृति से होकर के अपने जीवन को चलाने का प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति कभी भी उस शिखर को प्राप्त नहीं करता जो उसे करना चाहिए अपने जीवन में। और कहा भी है कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है। कोई भी व्यक्ति इंजीनियर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति वकील नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति चिकित्सक नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति अध्यापक या आचार्य नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति साहित्यकार नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर अपने जीवन को तराशता है, अपने जीवन को तराशने का प्रयत्न करता है, और उसका प्रयास जो है वो एक अनुकरण के माध्यम से होता है, और उस अनुकरण का आधार है राष्ट्रीय प्रकृति। हमारे राष्ट्र की भी अपनी एक प्रकृति है, और वह प्रकृति है सनातन चिंतन। वह प्रकृति है औषधीय गुणों से युक्त हमारा चिंतन। वह प्रकृति है कि हम जहाँ हैं वहाँ की प्रकृति, वहाँ के वातावरण को एक अर्चनीय दृष्टि से देखें, एक पूजनीय दृष्टि से देखें, और उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। यह हमारे राष्ट्र की एक प्रकृति रही है, और इस प्रकृति के आधार पर ही हम अपने जीवन को इतिहास के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से और संस्कार के माध्यम से तथा अध्यात्म के माध्यम से एक गतिशील आधार प्रदान करते हैं। इसलिए
राष्ट्र शब्द हमारे जीवन के लिए वह आधारभूत ढांचा है, जिस ढांचे के माध्यम से हम अपने जीवन के भवन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि हमारे राष्ट्र की जो प्रकृति है, वो ऋषि महर्षियों को आदर से जानने की रही है। वहाँ हर एक व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। हमारे राष्ट्र की प्रकृति किसी ऐसे लक्ष्मी प्रदत्त पुत्र के लिए नतमस्तक नहीं होती जितनी नतमस्तक आचार्यों के लिए, ऋषियों के लिए या महर्षियों के लिए रही है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश की प्रकृति जो है वो आध्यात्मिक रही है। भौतिक और आध्यात्मिकता का क्या संबंध रहा है? क्योंकि आध्यात्मिकता के माध्यम से ही भौतिकता का निर्माण होता है। इस भौतिकता के पीछे कौन कौन से प्रतिमान है राष्ट्र के चिंतन में अध्यात्म के साथ भौतिक कैसे जुड़ा है, अर्थात भौतिक चिंतन कैसे जुड़ा है, और अध्यात्म और भौतिकता का आपस में कैसे समन्वय हो सकता है, इसके लिए हम इस विचार का आरंभ अगले कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।